एक शांत दोपहर थी जब मीरा अपनी छोटी बहन रिया पर चिल्लाते हुए अपनी माँ के पास आई। माँ माँ देखो ना, रिया ने फिर से मेरे पैसे चुरा लिए। पैसे चुराए हैं? इस लड़की का पता नहीं क्या होगा। रुक रुक, अभी मैं उसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। रिया, अरे ओ रिया, कहाँ है? जल्दी आ। लगता है मुझे ही उसके पास जाना पड़ेगा। तभी रिया वहां आ जाती है। रिया एक मूक लड़की थी जो बोल नहीं सकती थी और अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, लेकिन उसकी स्थिति घर में एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने फिर से मेरी बेटी के पैसे चुराए? तुझे शर्म नहीं आती क्या? नहीं चाची, मैंने कुछ नहीं चुराया। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि मीरा मुझे फंसा रही है। ये हाथ क्या हिला रही है? तुझे क्या लगता है तू नहीं कहेगी और मैं मान जाऊंगी? एक तो तेरे माँ बाप बचपन में ही तुझ जैसी नालायक औलाद को छोड़कर चले गए और हम तुझे जैसे तैसे पाल रहे हैं, और तू है कि हमारी नाक कटाने में तुली है। उन दोनों की बहस चल ही रही थी कि तभी रिया के चाचा राकेश सिंह भी वहां आ जाते हैं, जो एक बहुत बड़े साहूकार थे। राकेश अपनी पत्नी शोभा को शांत करने की कोशिश करते हैं। अरे क्या हो गया शोभा, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? अरे कभी तो शांत रहा करो। अरे मैं तो शांत ही रहना चाहती हूँ जी, पर ये लड़की मुझे शांत होने दे तब ना। अब क्या किया इस बेचारी ने? बाबा, आप जिसे बेचारी कह रहे हो ना, वो कोई बेचारी नहीं है, चोर है चोर। आज फिर से इसने मेरे पैसे चुरा लिए और हिम्मत तो देखो, सिर हिला रही है कि नहीं चुराए हैं। ये क्या बेटा, तुमने फिर से चोरी शुरू कर दी? तुझे मना किया था ना, ये गलत बात है। अगर तुझे कुछ चाहिए तो मुझे बोल देती, ये चोरी करने की क्या जरूरत है? उन सब की बात सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कुछ भी बोल न पाने की वजह से अपनी बात भी नहीं रख पाती है। नहीं चाचा जी नहीं, अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये मीरा मुझे फंसा रही है। देखो तो कैसे अब रोने की नौटंकी कर रही है। ध्यान से सुन लड़की, आज जो तूने हरकत की ना, वो आगे फिर कभी नहीं होनी चाहिए। एक तो तेरे गूंगेपन की वजह से कोई लड़का मिल नहीं रहा है, यहाँ तक कि खराब से खराब लड़का भी जो खुद काला या नाटा है, तेरे गूंगेपन की वजह से तुझे मना करके चला जाता है। और अब अगर तेरी ऐसी ही हरकत रही ना, तो कोई नहीं करने वाला तुझसे शादी, समझ गई ना? अरे शोभा, तुम उसकी चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना। राकेश के मुंह से ये सुनकर शोभा आश्चर्य में पड़ जाती है। तो क्या आपको इस जैसी के लिए भी कोई लड़का मिल गया है क्या बाबा? अरे और नहीं तो क्या, वो बहुत ही बड़े व्यापारी हैं, बहुत धन है उनके पास, और वो तो हमसे दहेज लेने की जगह दहेज देकर शादी करना चाहते हैं, और 2 दिन बाद इसे देखने यहाँ आने वाले हैं। राकेश की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और मीरा को भी अंदर ही अंदर जलन होने लगती है। पर बाबा, इस जैसी के लिए एक अमीर व्यापारी? अरे बेटी, तुम देखोगी तो खुद ब खुद सब समझ जाओगी, और इस रिश्ते से तुम्हें क्या, किसी को भी कोई लेना देना नहीं होगा। उसके बाद रिया के चाचा चाची वहां से चले जाते हैं, पर मीरा को कुछ भी समझ नहीं आता। लगता है तेरा नसीब इतना भी बुरा नहीं है, तुझे देखने तो कोई अमीर सेठ जो आने वाला है। पर चिंता मत कर, जब तक तू यहाँ रहेगी तब तक मैं तुझे इतना परेशान करूँगी कि तू सोच भी नहीं सकती। आज तुझे फंसाया है, और बेचारी सुनती रहने के अलावा और कुछ कर भी नहीं पा रही थी, क्योंकि बोल ही तो नहीं पाती है। गूंगी कहीं की। रिया गूंगी होने के कारण उसे बहुत कुछ सहना पड़ता है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती है, जिसका फायदा उठाकर मीरा उसे रोज परेशान करती है। पर रिया ने अपनी उम्मीद कभी नहीं छोड़ी थी, और उसे अब भी ये उम्मीद थी कि उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा। रिया को देखने एक आदमी आता है, धनपत राय, जो एक 40 वर्ष का बूढ़ा इंसान होता है। अरे धनपत राय जी, आइए आइए, आप ही का इंतजार था। देखकर तो बहुत ही अमीर व्यक्ति लगता है। रिया के तो भाग ही खुल जाएंगे।
जो इसकी बेटे के साथ उसका विवाह हो जाएगा। पता नहीं कब मेरी बेटी को कोई अमीर व्यक्ति मिलेगा। अरे ये क्या धनपत राय जी, आपका बेटा नहीं आया? वो तो कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि मेरी और मेरी पत्नी के बीच झगड़ा हो गया है, जिस वजह से उन दोनों ने मुझे छोड़ दिया है। अब तो बस मैं अकेला ही रहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं धनपत राय जी? तो अब ये शादी नहीं हो सकती है। सुनकर बुरा लगा। अरे भाभी जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? भला इस शादी से मेरे पत्नी या बेटे को क्या संबंध? क्यों नहीं हो सकती है शादी? कैसे होगी शादी? आपका बेटा ही नहीं है तो शादी किससे होगी? अरे मुझसे होगी शादी, और किससे? धनपत को इस बात का एहसास होता है कि उसने शोभा को नहीं बताया। ये क्या साहूकार जी, आपने भाभी जी को बताया नहीं है क्या? माफ कर दीजिएगा धनपत राय जी, मैं भूल गया था। अच्छा, तो अब बात समझ में आ रही है कि इन्होंने अमीर सेठ का रिश्ता मेरी मीरा के लिए ना लाकर इस रिया के लिए क्यों लाया है। पर आपकी उम्र तो इतनी ज्यादा है और आपकी तो पत्नी भी है, तो आपसे रिया की शादी कैसे हो सकती है? पर वही खड़ी रिया ये सब देखकर हैरान हो जाती है और इस रिश्ते के लिए मना करने लगती है। रिया के इशारे देखकर धनपत राय राकेश से पूछते हैं, अरे भाभी जी, ये बार बार हाथ क्यों मिला रही है? क्या इसे ये रिश्ता मंजूर नहीं है? अरे नहीं नहीं धनपत राय जी, आप जैसे बड़े और ईमानदार व्यक्ति का रिश्ता मंजूर नहीं होगा तो किसका होगा? मैं जरा इससे एक बार बात करती हूँ। शोभा रिया को डांटती है। ये तू क्या कर रही है पागल लड़की? मना क्यों कर रही है? तुझे पता भी है ये कौन है? इस राज्य के सबसे अमीर सेठों में से एक है। अगर इससे तेरी शादी हो गई तो तेरी किस्मत ही बदल जाएगी, पता भी है तुझे? शोभा के लाख समझाने के बाद भी रिया नहीं मानती और बार बार हाथ हिलाकर इशारा करती है शादी न करने का। धनपत राय रिया की बात समझ जाते हैं। लगता है भाभी जी की रिया को मुझसे शादी नहीं करनी है, इसलिए वो बार बार अपना हाथ हिला रही है। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं यहां से चलता हूं। अरे नहीं नहीं धनपत राय जी, आप थोड़ा रुक जाएं। मैं हूं ना, अभी इसे अच्छे से समझा देता हूं। ये आपसे शादी जरूर करेगी। राकेश रिया को धमकाते हैं। देख रिया, मेरी बात ध्यान से सुन। शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम तुझे और नहीं पाल सकते हैं। इसलिए तेरे पास केवल और केवल दो ही विकल्प हैं। या तो धनपत राय जी से शादी करके अपना जीवन रानियों की तरह आराम से व्यतीत कर, या तो इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकल जा। अब बस यही दो रास्ते हैं तेरे पास। अब तू ही फैसला कर कि क्या करना है तुझे। रिया एक बहुत ही बड़े धर्म संकट में पड़ जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू? अगर मैंने शादी के लिए हाँ कर दी तो एक बूढ़े आदमी से जो 40 वर्ष का हो चुका है और उसका एक बेटा और पत्नी भी है, उससे मेरी शादी हो जाएगी। और अगर मना कर दिया तो इस घर से जाना होगा। अब मैं क्या करूं मैं? धनपत को भी सब समझ में आ रहा था कि रिया को शादी नहीं करनी है, जिससे वो अंदर ही अंदर गुस्से में होता है। रिया, मैं सिर्फ एक बार ही पूछूंगा, क्या तुम्हें मुझसे शादी करनी है? अगर हाँ तो अपना हाथ उठाओ, मैं समझ जाऊंगा। धनपत राय के ऐसा कहने के बाद भी रिया अपना हाथ नहीं उठाती है। मैं समझ गया, अब और कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है साहूकार जी, अब मैं चलता हूं। जिसके बाद धनपत राय वहां से चला जाता है और इस बात से घर में सभी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और रिया को घर से निकाल देते हैं, जिससे रिया रोने लगती है। रिया बेघर और अकेली हो जाती है। लगता है आज मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा। काश कि मेरे माता पिता मेरे पास होते। उसके बाद रिया मायूस होकर रोते हुए भूखी प्यासी यहाँ से वहां भटकने लगती है। बहुत ही जोर की भूख लगी है, पर भोजन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भूख के कारण बच नहीं पाऊंगी। मुझे कोई काम ढूंढना चाहिए ताकि थोड़ा धन कमाकर मैं अपना पेट पाल सकूं। उसके बाद रिया सबके यहाँ जा जाकर काम मांगने लगती है, पर
किसी को लड़की की जरूरत नहीं होती तो किसी को उसके गूंगे होने की दिक्कत होती है, जिससे हर जगह जाने के बाद भी रिया को कहीं पर भी काम नहीं मिलता है और वो जाकर एक पेड़ के नीचे मायूस होकर बैठ जाती है। और इसकी ठीक बगल में एक आदमी भी बैठा होता है जो रिया को देखकर उससे बात करने की कोशिश करता है। क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो और इतनी मायूस क्यों हो? उस आदमी के पूछने के बाद रिया इशारा करने लग जाती है। अच्छा, तो तुम बोल नहीं सकती हो। देखकर बुरा लगा, पर तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं और तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? जिसके बाद रिया अपना हाथ हिलाने लगती है। अच्छा, तो तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम अकेली हो? ये तो बहुत ही खराब हुआ तुम्हारे साथ पुत्री। तुम तो मुझे बहुत ही भूखी लग रही हो। एक काम करो, तुम मेरा भोजन ले लो, मैं बाद में खा लूंगा। जिसके बाद वो आदमी रिया को अपना भोजन दे देता है और रिया उसका भोजन खाने लगती है। वो आदमी रिया को बहुत ही ध्यान से देखता है और कहता है, पुत्री, तुम्हें देखकर मुझे मेरा एक सपना याद आता है। मेरा वर्षों से एक सपना था कि मेरी भी तुम्हारी ही तरह एक प्यारी सी बेटी होती, पर मेरी कभी शादी ही नहीं हुई, जिससे ये सपना केवल एक सपना ही रह गया। पर लगता है भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। क्या तुम मेरी पुत्री बनकर मेरे साथ जाना चाहोगी? उस आदमी के ऐसा कहने पर रिया को एक और उम्मीद दिखाई देती है और वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपना सिर हाँ में हिलाने लगती है। मुझे खुशी हुई कि तुम मेरी बेटी बनने के लिए तैयार हो, तो चलो चलते हैं हमारे घर। जिसके बाद वो आदमी और रिया दोनों साथ साथ वहां से जाने ही वाले होते कि तभी पीछे से एक आदमी कुछ गांव वालों के साथ आता है। वो देखो साथियों, यही है वो, मारो इसे। ऐसा कहते ही सब उस आदमी को मारने लग जाते हैं। रिया को कुछ समझ नहीं आता कि सब उसे क्यों मार रहे हैं और रिया उन्हें बचाने की कोशिश करती है और सबको रोकने की भी, पर कोई भी नहीं रुकता और ज्यादा मारने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसे देखकर रिया रोने लगती है और उसकी वो उम्मीद भी खत्म हो जाती है। रिया के दुख को देखकर गांव के लोग उसे संदेह भरी नजरों से देखते हैं। ये क्या, तुम इस जैसे इंसान के लिए क्यों रो रही हो? मुखिया जी, मुझे तो लगता है कि ये भी इस इंसान के साथ मिली हुई है, इसीलिए इसके मरने से इसे इतना दुख हो रहा है। हमें इसे लेकर महाराज के पास जाना चाहिए। अब वही निर्णय लेंगे कि इसका क्या करना है और बाकी साथियों का भी पता लग जाएगा। तुम बिल्कुल उचित कह रहे हो। चलो साथियों, इस लड़की को महाराज के पास लेकर चलो, अब वही इसका निर्णय लेंगे। उसके बाद मुखिया जी और सभी गांव वाले मिलकर रिया को राजमहल में महाराज के पास लेकर जाते हैं, जहां महाराज, मंत्री जी और राजकुमार भी उपस्थित थे। क्या बात है मुखिया जी, आप यहाँ? और ये लड़की कौन है? महाराज, ये लड़की उन अपहरणकर्ताओं की साथी है। हमारे गांव के इस युवक ने उस अपहरणकर्ता को पकड़ा जो राज्य में सभी नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं, और हमने उसे इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। हाँ महाराज, हमें सबसे पहले लगा कि वो इसे भी बहला फुसला कर इसका अपहरण कर रहा था, पर यह तो उसकी मौत पर रोने लगी। इसलिए हम सबको पूरा विश्वास है महाराज कि ये भी उन्हीं की कोई साथी है। मुखिया की बातें सुनकर रिया पूरी तरह से आश्चर्य में पड़ जाती है। हे भगवान, तो क्या वो व्यक्ति एक अपहरणकर्ता था और मुझे लगा कि वो एक अच्छा व्यक्ति है। मैं तो उसकी बातों में ही आ गई थी कि तभी ये लोग आ गए और मैं बच गई। पर अब मैं इनको कैसे समझाऊंगी कि मैं उनकी साथी नहीं हूँ। महाराज रिया से सवाल पूछते हैं। तो बताओ लड़की, क्या ये सच है कि तुम उन अपहरणकर्ताओं की साथी हो? महाराज के पूछने पर रिया फिर से अपना हाथ हिलाने लगती है और इशारों में कुछ बताने की कोशिश भी करती है, पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। ये तुम क्या कर रही हो लड़की? महाराज, मुझे तो लगता है कि ये हम सबको गुमराह करने की कोशिश कर रही है, और इसकी हिम्मत तो देखिए, आपके पूछने पर भी ये अपना मुंह नहीं खोल रही है। लड़की, अब ये सब करना छोड़ो और मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो।
अन्यथा हम तुम्हें फांसी की सजा देने में तनिक सा भी नहीं सोचेंगे। महाराज के ऐसा कहने के बाद भी बेचारी रिया कुछ नहीं कह सकी, जिस वजह से वो सिर्फ इशारा ही कर रही थी, पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर राजकुमार राघव को सब समझ में आ रहा था। राजकुमार राघव अपने पिता को बीच में रोकते हैं। नहीं पिताश्री, रुकिए। ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि ये गूंगी है, ये बोल नहीं सकती है, और इसलिए ये इशारों में बात करने की कोशिश कर रही है। हाँ महाराज, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये बोल नहीं सकती है, पर मैं हैरान हूं कि ये बात आपको कैसे पता चली राजकुमार? वो मैंने सीखा हुआ है, क्योंकि मेरे गुप्तचर मुझसे ऐसे ही इशारों में ही बात करते हैं, और इसलिए इसकी बातें आसानी से समझ सकता हूं मैं। तो लड़की, क्या नाम है तुम्हारा, और ये सब क्या चल रहा है, मुझे विस्तार से बताओ। राजकुमार के ऐसा पूछते ही रिया अपना नाम और सब कुछ विस्तार से इशारों में बता देती है, जिसके बाद राजकुमार रिया की बातों को राज दरबार में सभी को सरल भाषा में सारी बात समझा देते हैं। अच्छा, तो ये बात है। हमें माफ करना रिया, हम तुम्हारी बात को समझ नहीं पाए। वो तो शुक्र मनाओ राजकुमार का, जो उसे इशारों से बताई हुई बातें समझ आती है। तो मतलब अभी हम उन अपहरणकर्ताओं को नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अपराधी मारा जा चुका है और ये लड़की उनकी साथी नहीं है। अब उन अपहरणकर्ताओं की पलटन को हम कैसे ढूंढेंगे? राजकुमार राघव अपने पिता को एक योजना बताते हैं। ढूंढ सकते हैं पिताश्री, हम बेशक उन अपहरणकर्ताओं को ढूंढ सकते हैं। पर कैसे राजकुमार? आज जो हुआ उसकी वजह से तो वो अपहरणकर्ता और भी सतर्क हो गए होंगे, और वो अब कुछ दिनों के लिए शायद इस राज्य में नजर भी ना आए। तो हम उन्हें कैसे पकड़ेंगे? इस गूंगी लड़की के बदौलत। इस लड़की के बदौलत? पर वो कैसे? क्योंकि ये बोल नहीं सकती हैं, और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपहरणकर्ता इसे अपहरण करने जरूर आएंगे, क्योंकि ये तो अपने आप को बचाने के लिए आवाज भी नहीं लगा सकती है। और जब सबको पता लगेगा कि ये गूंगी है, तो उन अपहरणकर्ताओं को भी जरूर पता लगेगा। योजना तो अच्छी है राजकुमार, पर अगर इसे कुछ हो गया तो? आप चिंता न करें मंत्रीवर, क्योंकि इसके साथ इसकी रक्षा करने के लिए मैं खुद जाऊंगा और इसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। पर राजकुमार, इससे तो आपको भी खतरा होगा ना? आप मेरी चिंता ना करें पिताश्री, मुझे कुछ नहीं होगा। भरोसा रखिए, मैं अपने राज्य के हित के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अगर ऐसा है तो ठीक है, पर अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित लौट कर आइएगा। जरूर पिताश्री। उसके बाद राजकुमार एक आम व्यक्ति का भेष बनाकर गांव चले जाते हैं और एक झोपड़ी में रहने का निर्णय लेते हैं। मुझे माफ करना रिया कि मैं तुम्हें एक चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूं, पर इस राज्य के हित के लिए और अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। क्या कहा? कोई बात नहीं, उल्टा मैं तो खुश हूँ कि किसी के काम आ पा रही हूँ। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। तुमने अपने जीवन में बहुत से कष्ट झेले हैं, पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं वादा करता हूं कि इसके बाद की जिंदगी कष्ट से भरी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूं। मुझे अब कोई काम ढूंढना पड़ेगा। ऐसे ही इस झोपड़ी में बिना काम किए मैं नहीं रह सकता, नहीं तो किसी को शक हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद राजकुमार कोई काम ढूंढने के लिए चले जाते हैं। राजकुमार तो सच में कितने अच्छे हैं, वो मुझे कितनी अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। पर ये क्या, अगर राजकुमार काम करने गए तो उन्हें तो वहाँ भूखा ही रहना पड़ेगा। मुझे उनके लिए भोजन बना के ले जाना चाहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। जिसके बाद रिया राजकुमार के लिए भोजन बनाने लगती है और कैसे भी करके लोगों से पूछ पूछ कर राजकुमार के पास पहुंच ही जाती है, जहां राजकुमार साहूकार यानी रिया के चाचा जी से बात कर रहा था। उसका चाचा रिया को देखकर गुस्से में आ जाता है। ये क्या, तुम और यहां? अब क्या करने आई हो? गिड़गिड़ाने आई हो क्या? पर अब तू मेरे सामने कितना भी भीख मांग ले या गिड़गिड़ा ले, मैं तुझे घर में आने की इजाजत नहीं देने वाला, समझी? अब चली जा यहां से, और अपनी ये गंदी सी शक्ल यहां फिर मत दिखाना। चली जा। अरे रुकिए साहूकार जी, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। ये तो मेरे लिए आई है, लेकिन आपको देखकर लग रहा है कि आप इसे जानते हैं।
मैं तो इसे बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैं इसका चाचा हूँ और इसने हमारी बात मानने से मना कर दिया था, जिससे हमें काफी नुकसान हो गया था, जिसके बाद हमने इसे घर से ही निकाल दिया। पर ये भला तुम्हारे लिए क्यों आएगी? क्योंकि ये मेरी पत्नी है। क्या कहा? पत्नी? अच्छा, तो अब इसे कोई मिला नहीं तो इसने तुम्हें फंसा लिया, और तुम भी कितने बेवकूफ हो कि इस गूंगी लड़की से शादी कर ली। लगता है तुम्हें कोई लड़की मिल नहीं रही थी, इसलिए तुमने इस जैसी से शादी कर ली। देखिए साहूकार जी, अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच क्या हुआ है, पर आप दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं है, तो अब आपका कोई हक नहीं बनता कि आप इसे कुछ भी अनाप शनाप कहें, क्योंकि अब ये मेरी पत्नी है और अपनी पत्नी के खिलाफ मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगा। हाँ ठीक है ठीक है, अब जाओ, जाकर अपना काम करो और मुझसे उलझने की सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारा क्या हश्र कर सकता हूं। समझ गए ना? नौकर हो, नौकर की तरह रहो। सर पर चढ़ने की कोशिश की तो फेंक दिए जाओगे, समझे? रिया, तुम भी ना, क्या जरूरत थी यहां आने की? ये क्या है? अच्छा, तो तुम मेरे लिए भोजन लेकर आई हो? अच्छा किया, नहीं तो मुझे आज भी भूखा ही रहना पड़ता। शुक्रिया रिया, अब तुम जाओ, मुझे बहुत ही काम है। और वैसे भी अभी जो हुआ उसके बाद लगता है कि मुझे यहां काम करने में काफी दिक्कत होने वाली है। रिया, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम जाओ, ठीक है? उसके बाद रिया वहां से चली जाती है, जिसके बाद कई बार साहूकार राजकुमार को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, पर राजकुमार को सब चुपचाप सहना पड़ता है। कुछ दिन तक उन्हें ऐसे ही अपना जीवन बिताना पड़ता है, और जितने दिन भी वो एक साथ रहते हैं, उन दोनों के बीच लगाव भी बढ़ता रहता है। रिया इशारों इशारों में बातें करती है, पर राजकुमार को वो बहुत अच्छा लगता है, और रिया को भी, क्योंकि कोई है जो इसकी बातों को और इसकी भावनाओं को समझ रहा था। और ऐसे करते करते पूरे 1 माह का समय बीत जाता है। अरे मित्र, तेरी पत्नी घर पर नहीं है? सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग उसे जबरदस्ती उठाकर ले गए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? मुझे तुरंत जाना होगा, इससे पहले उसे कुछ हो जाए। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम काम छोड़कर इस लड़की के पीछे गए तो याद रखना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, और यही नहीं, आज के नुकसान की भरपाई भी तुम्हें करनी होगी, जो तुमने काम ना करके बीच में ही काम को अटका दिया है, समझे? वो कैसे चाचा हो? इतने साल से तुम सबके साथ ही रही है वो, पर क्या तुम्हें उसकी थोड़ी सी भी चिंता नहीं है? वो मरे या जिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें शर्मानी चाहिए साहूकार, शर्मानी चाहिए तुम्हें। मुझे पता नहीं था कि आप अपनी जमीन जायदाद से ज्यादा किसी को नहीं मानते, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मुझे लगता है कि इंसानियत हर चीज से ऊपर है। मैं जा रहा हूं अपनी पत्नी को ढूंढने। साहूकार राकेश के दोस्त के कड़े शब्दों से पूरा गांव और खुद राकेश भी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह जाते हैं, लेकिन राघव के पास रुकने का समय नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे केवल एक ही चीज की चिंता थी, रिया। राघव राकेश को वहीं छोड़कर रिया को खोजने के लिए बेतहाशा ढूंढने लगता है। वो पूरी रात उसे ढूंढता है, गांव के हर कोने, हर गली में जाता है। उसका दिल डूब रहा था, ये सोचकर कि अगर उसे कुछ हो गया तो। रिया को एक सुनसान जगह पर ले जाया जाता है, जहां उसे कुछ अन्य लड़कियों के साथ एक पुरानी हवेली में बंद कर दिया जाता है। रिया बिना किसी आवाज के डर से कांप रही थी। तभी अपहरणकर्ताओं का मुखिया वहां आता है। हा, आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा। हम कितने किस्मत वाले हैं भाई। एक तो इतनी सुंदर लड़की और ऊपर से गूंगी भी। इसे संभालना कितना आसान होगा। इसे हम आसानी से बेच सकते हैं और ये विरोध भी नहीं कर पाएगी। रिया का दिल टूट जाता है। वो समझ जाती है कि राजकुमार की योजना सही थी। वे उसे इसीलिए अपहरण करेंगे क्योंकि वो बोल नहीं सकती। तभी एक तेज आवाज के साथ हवेली का दरवाजा टूट जाता है। हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? राघव ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी तलवार से
एक एक करके सभी अपहरणकर्ताओं को मार डाला। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैंने वादा किया था ना। राजकुमार राघव, रिया और अन्य सभी लड़कियों को बचाकर महल वापस ले आता है। महाराज और मंत्री राजकुमार पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। तुमने ना सिर्फ इन लड़कियों की जान बचाई, बल्कि अपने राज्य को भी एक बहुत बड़े खतरे से बचाया। राघव अपने पिता के सामने रिया की असलियत बता देते हैं और कहते हैं कि वो रिया से सच में शादी करना चाहते हैं। ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है पिताश्री, बल्कि रिया की भी है। उसकी वजह से ही हम उन अपहरणकर्ताओं को पकड़ पाए। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा ही मेरी आज्ञा है। रिया ने अपना जीवन मेरे लिए खतरे में डाला। उसने मेरा विश्वास जीता है और मैं उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। कुछ ही दिनों में राजकुमार राघव और रिया की धूमधाम से शादी हो जाती है। साहूकार राकेश और उसकी पत्नी शोभा रिया को महल में देखकर हैरान हो जाते हैं। रिया के गूंगेपन को अब कोई उसकी कमजोरी नहीं मानता। राघव रिया का सम्मान करते हैं और उसे रानी का दर्जा देते हैं।